हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। चैप्टर शुरू करने से पहले दो अनाउंसमेंट हैं। पहला अनाउंसमेंट तो ये कि हर संडे हमको अपने वीकली टेस्ट देने हैं। हमने जितनी पूरी पढ़ाई करी इस वीक में उसका एक पूरा एक टेस्ट हो जाए कि हम कितना रिटेन कर रहे हैं, कितना हमारा मेमोरी अच्छी है, क्या है। उसका टेस्ट हमारे आप ऐप पे दे सकते हो, वेबसाइट पे दे सकते हो। आप यूपीएससी में जाइएगा, समग्र बैच में जाइएगा, वहां पे आपको फ्री टेस्ट सीरीज में आपको अपनी टेस्ट सीरीज दिख जाएगी, जिसमें इस हफ्ते पढ़ाए हुए सब्जेक्ट्स के सबके पूरा एक कंसोलिडेटेड टेस्ट होगा। दूसरा अनाउंसमेंट क्या है? दूसरा अनाउंसमेंट यह है कि यहां पे है चैप्टर 11 जो कि आपका पुरानी बुक से मेल रखता है, पर ये नई बुक में इसको हम बोल रहे हैं चैप्टर नंबर 12। मैंने यहां पे चैप्टर 11 इसलिए रखा है क्योंकि मेजॉरिटी लोगों के पास पुराना एडिशन तो होगा ही होगा। अब कल एक चैप्टर आएगा जो 7th एडिशन का नया चैप्टर है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ऊपर है वो। तो इस पार्ट 1 को हम यहां पे खत्म करेंगे इस वीक में। अब इसको हम चैप्टर को शुरू करते हैं। एक बात याद रखना, आपके पास कोई सा भी बुक का वर्जन हो फर्क नहीं पड़ता है, हम लेटेस्ट एडिशन ही यहां पे पढ़ाएंगे और आपको कोई नई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पहले की कोई है तो डोंट वरी, बहुत आसान है। और ये चैप्टर तो बहुत इजी चैप्टर है, समझने में डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा ही गेमर वाला चैप्टर है ये। इसमें बड़े गेम हुए हैं तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी बन रहा है और हमारे देख रहे हैं कि यूपीएससी में कई क्वेश्चंस इस पे टपक के आ जाते हैं। अब एक एक करके शुरू करते हैं कहानी कि ये क्या है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा चैप्टर का नाम क्या बताना चाह रहा है हमसे। हुआ क्या, ऐसा हुआ कि बेसिक स्ट्रक्चर जैसा कोई शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ही नहीं, पर इससे क्या हो रहा है, ये एक डॉक्ट्राइन है। पहली बात तो डॉक्ट्राइन माने एक थ्योरी, एक डॉगमा, एक थ्योरी, एक जिसे कहते हैं कि एक ऐसा आर्गुमेंट जो रिफ्यूट नहीं हो पा रहा है अभी तक। ठीक है, इसके भले क्रिटिक्स कुछ भी कहते रहे, कुछ भी कहते रहे, पर प्रैक्टिकल लाइफ में हम देख रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी बन चुकी है। ये थ्योरी क्या कर रही है? ये थ्योरी ये एक जुडिशरी को हेल्प देती है जुडिशियल रिव्यू करने में, ताकि कोई भी किसी भी कानून का, किसी भी लॉ का, किसी अमेंडमेंट का हम कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, हम उसकी संवैधानिकता हम चेक कर सकते हैं। अब ये कहां से आया है? ये इसलिए आया है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है पार्लियामेंट की एक मेजॉरिटेरियन इंपल्स हो जाती है। पार्लियामेंट का एक बार उनके पास बहुत बड़ी भाई मेजॉरिटी है, अब स्पेशल मेजॉरिटी भी है, इफेक्टिव मेजॉरिटी भी है, सब कुछ है उनके पास, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। बाकी माइनॉरिटी के कोई सुनेगा ही नहीं, जो बैठे हैं उधर 10-5 लोग ऑपोजिशन में। तो इसलिए ऐसा कोई कानून जो मेजॉरिटी से पास होकर आ गया, क्योंकि 400 लोग एक बार में हाँ कह रहे हैं, तब उसकी ऐसी इंपल्स को रोकने के लिए पार्लियामेंट की जो ये इंपल्स है और एक लिमिट लगा देता है, सब्सटैंटिव लिमिट ऑन द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, के एकदम से संविधान को अब तोड़ मरोड़ ना दो, पूरा जो उसका खाका है, ढांचा है, पूरा स्ट्रक्चर है, स्केलेटन है, वो इंटैक्ट रहना चाहिए। उसमें से कोई ऐसा नहीं हो सकता कि उसके हाथ काट के यहां पे पैर लगा दिया। अब एक रफ टर्म में आपको समझा रहा हूं मैं कि ये इंसान है। अब एक इंसान का अगर आप मुझे बायोलॉजिकल फीचर में आपसे पूछूं, आप क्या बताओगे कि सर इसमें एक ये स्टिक फिगर है, इसमें एक खोपड़ी है, एक शरीर है, 2 हाथ है, 2 पैर है। अब अगर मैं इसका ये बोलूं कि नहीं, मैं तो इसकी पूंछ भी लगा रहा हूं, तो ये क्या कोई बेसिक स्ट्रक्चर, तो ये क्या कोई बेसिक ह्यूमन दिख रहा है आपको? एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं है ये। अब एक अगर चीज में मैं बोलूं कि सर नहीं, मैं इसका यहां पे मैं इसका सिर काटूंगा और यहां पे मैं एक हाथ लगा रहा हूं और यहां पे मैं एक सिर बना दूंगा, ये और एक हाथ हो जाएगा, क्या ये आदमी है? क्या ये वो कोई ऐसा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसको हम ह्यूमन का दर्जा दे सकते हो सकता है डिफॉर्मिटी है तो अलग बात है, पर एक नॉर्मल फिजिकल बायोलॉजिकल एंथ्रोपोजेनिक टर्म्स में ये ह्यूमन नहीं है, एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग नहीं है। तो ऐसे ही आप कुछ ना कुछ छेड़छाड़ कर लो। क्या कर सकते हो आप? एक हाथ छोटा कर दो, एक हाथ बड़ा कर दो, ये समझ में आ रहा है कि हाँ ये हो सकता है ऐसा, मतलब बेसिक जो स्ट्रक्चर है ह्यूमन फिगर का वो नहीं बदला। तो इसीलिए ऐसा ही एक संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा जो कि एक मूल भावना बताता है, एक मूल उसकी संविधान की संरचना बताता है और अंतरात्मा बताता है, थ्योरी बताता है, और उन जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे उनका माइंड का समय का थॉट बता रहा है कि ये लोगों ने जब संविधान बनाया था, इतने बड़े बड़े लोगों ने, तो इन्होंने क्या क्या सोचा था, क्या इनकी फिलॉसफी थी, क्या इनके आदर्श थे, और क्या इन्होंने अपने आने वाले जनरेशन पीढ़ियों को, हमको आपको देना चाहा था।
अब ये हम समझे कि ये जुडिशरी ने अपने मन से एक ऐसी स्ट्रॉन्ग थ्योरी बनाई है और संविधान में कहीं मेंशन नहीं है, पर क्योंकि संविधान को इंटरप्रेट करने का मतलब, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है कि जुडिशरी ही होगी जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेगी, लॉज को इंटरप्रेट करेगी। तो जुडिशरी ने इंटरप्रेट किया, एक इन्फ्रेंस निकाला कि यार पूरे एक अगर आप संविधान को पढ़ोगे ना, प्रियम्बल से लेके लास्ट आर्टिकल तक, तो आपको एक मूल भावना दिखेगी कि अच्छा ऊपर सिर है, नीचे गला है, उसके नीचे पेट है, उसके नीचे पैर हैं, दो हाथ हैं, तो ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम उल्टा सीधा नहीं कर सकते, हम इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ निकाल सकते हैं, पर वो चीज नहीं निकाल सकते जो कि बहुत ज्यादा बेसिक है, जो बहुत ज्यादा मूल है, बिल्कुल फंडामेंटल है, उसको हम नहीं छू सकते। तो एक बार हमें यह देखना है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हो गया था, ऐसा हुआ क्या था। हुआ आपके सामने एक फोटो है जिससे आपको सब क्लियर दिख ही गया है। तो इन महाराज जी का एक केस पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और यहीं पे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार बोला 1973 में कि हम एक लैंडमार्क रूलिंग बना रहे हैं। उस समय तो पता ही नहीं था लैंडमार्क रूलिंग है, वो तो बाद में पता चला कि हम एक लैंडमार्क रूलिंग बना रहे हैं जिसमें हम बताएंगे कि भाई एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा कॉन्स्टिट्यूशन का और ये इनवायलेबल है, मतलब इसको आप वायलेट नहीं कर सकते हैं, कांट बी वायलेटेड, कांट बी वायलेटेड, इसको आप भंग नहीं कर सकते हैं, इसको आप परेशान नहीं कर सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल ये ऐसा है कि ये अखंड है, इसको नहीं छुआ जाएगा एंड कुड नॉट बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट। पर ये क्या है, कहां से आई इसकी उत्थापना, क्या कौन लाया इसको, कौन सोचा इसको, इसके लिए हमें कुछ थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और हमें ऐसे लैंडमार्क केसेस हमें जानने पड़ेंगे, ऐसे इवेंट जानने पड़ेंगे जहां से समझ में आएगा कि अच्छा बेसिक स्ट्रक्चर का उत्थान कैसे हुआ है, आज जो सामने खड़ा है वो कैसे आया है। तो कुछ ऐसे सेट ऑफ इवेंट्स हुए हैं हमारे यहां, एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे। अब ये हमारा सरकार लाई थी लैंड रिफॉर्म्स कि भाई जितने लोगों के पास इतनी ज्यादा जमीनें हैं, कई गरीब मजदूर मार्जिनल फार्मर्स हैं, पेजेंट्स हैं, जो एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, तो उन लोगों का भला करने के लिए, एक वेलफेयर स्टेट की तरफ अग्रसर होने के लिए और एक सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए हमने बोला कि हम पहली बात तो लाएंगे लैंड रिफॉर्म्स। याद है मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान का पहला जो लेजिस्लेशन था वो हो रहा है कि अहमदिया मुसलमान नहीं है, ये मुसलमान नहीं है, वहां अलग बातें हो रही हैं। और हमारे यहाँ कैसी बात हुई है कि भाई हमारे यहाँ पहले तो गरीबों को पकड़ो, उनको देखो, वो जो आज रोटी के लिए भटक रहे हैं, जो आज खेती के लिए भटक रहे हैं, किसी और की प्रॉपर्टी पे जाके किराए पे खेती करते हैं, बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं, गिरमिटिया मजदूरी कर रहे हैं, उनको जो इंडेंचर्ड सर्विट्यूड कर रहे हैं, उनको हमको पहले देखना है कि आप कैसे आपका जीवन यापन करवाएं। तो हमने लैंड रिफॉर्म्स लाए इंडिपेंडेंस के बाद, 39B 39C को अमल में लाने के लिए लेके आए थे। फिर एक बार ये जब लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आए तो कुछ जमींदारों को प्रॉब्लम हुई, तो उन जमींदारों ने केस वेस्ट भी किए, तो ये वैसे वो केस हैं, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह। फिर उसके बाद आ गया पहला अमेंडमेंट एक्ट, फिर शंकर प्रसाद केस आया, शंकर प्रसाद के बाद 17 अमेंडमेंट आया। अब गोलखनाथ केस से पहले बीच में आपके नए एडिशन में आया है सज्जन सिंह केस भी, ठीक है, इसका जिक्र भी कर दिया, पर इसमें भी सेम बात ही इटरेट की गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, सज्जन सिंह केस। तो 1964 ओके, तो इसके बाद आएगा हमारा गोलखनाथ केस, फिर 24वां अमेंडमेंट एक्ट, फिर उसके बाद आएगा हमारा द बिग केस, दैट इज केशवानंद भारती केस, फिर 39th अमेंडमेंट एक्ट आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, फिर इंदिरा जी का केस वर्सेस हुम, एक RN करके नाम है इनका, ये मुझे RN बताना जरा कौन थे ये, ठीक है। फिर इसके बाद 42nd अमेंडमेंट एक्ट, फिर मिनर्वा मिल्स, फिर वामन राव केस, एक एक करके देखना है इनको। अब शुरू करते हैं। तो कहानी ऐसी है कि जब लैंड रिफॉर्म्स एक्ट हमारे यहां आ रहे थे, पहली बात तो इन्हें क्यों लाया गया, क्या मतलब था लाने का। आप इस फोटो को देखो, इस फोटो को देख के मुझे एक बात समझ में आ रही है कि कई सारे ऐसे मजदूर ग्रामीण हमारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं और कोई दो वर्दी वाले कोट पैंट में दो लोग खड़े हुए हैं, इनके आगे खड़े हैं हाथ जोड़ के। तो एक चीज समझ में तो आ गई है कि कुछ लोगों का शोषण हो रहा होगा और कुछ लोग शोषण कर रहे होंगे। तो क्या शोषण हो रहा था, शोषण ये हो रहा था कि इनसे इनकी जमीनें ले ली, ये गांव में अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं, सर ये अंग्रेजों ने कहा कि नहीं हम यहाँ पे कोयले की खदानें डालेंगे, सारे खेत इनके लो इनसे, और जो कोई किसान थोड़ा बहुत अगर बोल रहा होगा कि मालिक हमारा खेत है ये, तो दिए दो चांटे, चल भाग यहाँ से, भाग, ऐसे करके उसको भगा दिया।
अब ये चीजें रोकने के लिए, क्योंकि अब इनका शोषण हुआ है, इनको इनके प्रॉपर्टी से भगा दिया गया, इनको इनके घर इनके जला दिए गए, इनके सारे इनका घर बार उजड़ गया, इनका रहना सहना उजड़ गया, इनको बोला कि जाओ यहां से चलो बाहर और खदान की टेरिटरी के बाहर रहा करो और खदान में नौकरी करो। अब आगे अब तुम्हें खुदाई करनी है कोयले की। तो इनका एक पूरा इनके साथ इनका तो जीवन ही बर्बाद कर दिया गया। अच्छा खासा पहले इनके पास गाय भैंसे थी, बैल थे, अपना सब खुशहाल थे, गांव चल रहा था, अच्छी मजदूरी तो नहीं पर अच्छी जीवन यापन हो रहा था, वो चीज खत्म हो गई। अब इनको बना लिया गया एक, जिसे कहते हैं स्लेव, कि अब तुमको बोला गया कि देखो अब तुम्हारे गांव हम नहीं उजाड़े हैं और हम ही तुमको रोजगार देंगे, दिन के 2 पैसे 4 पैसे पूरे 12 घंटे की मेहनत के बाद। अब इस शोषण से बचने के लिए हम लेके आए लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, ताकि ये जो जमींदार हैं, ये जो अंग्रेज हैं, ये जो ऐसी जो नस्ल है जो बाकियों पर राज कर रही है, एक्सप्लॉइट कर रही है, शोषण कर रही है, हम इनको किसी तरह पकड़ें, हम इनको रोकें और भैया इनसे कहें कि क्या कर रहे हो तुम, 20 लोग मिलके तुम 200 लोगों के 1000 लोगों के गांव के ऊपर तुम राज कर रहे हो और ऐसा राज कर रहे हो कि वो तुम्हारे घुटने तले दबे हुए हैं। तो हमने बोला कि ये चीज आजादी के बाद नहीं होगी, जब हम आजाद हो जाएंगे ये चीज कभी आए नहीं सामने। तो हमने एक एबॉलिशन ऑफ जमींदारी एक्ट बनाया, काफी सारे हमने काम किए। हमने बोला जितने ये इंटरमीडियरीज हैं, इंटरमीडियट माने बीच के बंदर, जो किसी बड़े साहूकार के और पेजेंट के बीच में एक जो होता है, तो उसको बोलते हैं बीच का मंझला आदमी, जो दोनों का काम करता है, इधर से भी कमीशन लेता है, इधर से भी कमीशन लेता है। तो हमें इसको हटाना था, क्योंकि ये क्या करता था, गरीबों को बोलेगा ओए तुम हमको दो कमीशन, तब जाके तुम्हारी बात कराएंगे जमींदार साहब से, या और जमींदार साहब को बोलेगा कि मालिक अगर उनकी जमीनें चाहिए मुझे दे दो 20%, मैं करा दूंगा। तो पहले इनको हटाया कि तुम चलो हटो यहाँ से, चलो गए यहाँ से, ये सब कोई धंधेबाजी नहीं यहाँ पे। फिर बोला गया टेनेंसी में हम रिफॉर्म करेंगे। कई लोगों के पास जमीनें नहीं होती हैं पर उन्हें खेती आती है, उन्हें खेती की नॉलेज है, उन्हें मौसम की नॉलेज है, पर उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, तो कहां जाएं? तो वो क्या करते हैं, किसी जमींदार से बात करेंगे, किसी साहूकार से, कोई बड़ा लैंडलॉर्ड है जिसके पास गांव में 12 बीघा खेत है, तो उसके पास जाके बोलेंगे कि मालिक हमको आप दिन का इतना पैसा दे दो, या हमको ऐसा करो कि हमको ये खेत आप पट्टे पे चढ़ा दो, किराए पे चढ़ा दो, हम आपको इस खेत से उपज होने वाली फसल का एक हिस्सा दे देंगे, एक हिस्सा रख लेंगे, जैसा भी होगा। तो ये होती है टेनेंसी। टेनेंसी माने किराएदार, टेनेंट वर्ड से आया ये टेनेंट। तो मतलब ये किराए पे काम कर रहे हैं दूसरे की जमीन पे, जमीन किसी की है, वो बैठ के अपने महल में हुक्का पानी पी रहा है और काम कर रहे हैं मजदूर। और मजदूर क्या कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वहां पे रात में जा जाके पानी दे रहे हैं, बैल जो कई ऐसा होता है सांड वांड घुस जाते हैं खेत में, चौकीदारी भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की गरज है। अगर ये फसल बेकार हो गई तो लैंडलॉर्ड तो इनसे किराया लेगा ही लेगा, पर इनकी मेहनत को कुछ नहीं मिलेगा। अगर फसल बर्बाद हो गई तो मान लो सर्दी हुई, पाला पड़ गया, पूरा आलू खराब हो गया, तो ऐसी चीजें इनको ही झेलनी है गरीबों को। अब ये हमने बोला कि ये ज्यादा गलत हो रहा है, ये अनफेयर है, बहुत ज्यादा अनफेयर है, और इसको जमींदारी को हमको पकड़ना है, कैसे करें? तो हमने क्या किया, फिक्स्ड सीलिंग कर दी ऑन लैंड होल्डिंग्स। मतलब जमींदार जो पहले 500 बीघा खेत है इनके, यहां से लेके वहां तक अगले शहर तक एक ही आदमी के खेत चल रहे हैं, उसको हमने रोका। हमने कहा थांबा, अब रुक जा, ये नहीं होगा आपसे, इतनी कोई किसी को संपत्ति जरूरत नहीं है। क्या करोगे इतनी संपत्ति का? उधर लोगों के पास खाने को नहीं है और तुम यहाँ पे 500 बीघा खेत लिए बैठे हो, नहीं, चीटिंग है, गलत बात है। हमने बोला कि सारी जितनी लैंड होल्डिंग है जो ऐसे इधर उधर बटी हुई है बड़े बड़े साहूकारों पे, इनके इनके ऊपर लगाओ लिमिट, कि ऐसा है 30 एकड़ से ज्यादा कोई लैंड नहीं रखेगा, कोई भी आदमी जमीन इससे ज्यादा नहीं रखेगा, और बाकी जो जमीन हुई एक्सेस हुई उसको हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, उसको सरकार पब्लिक मतलब लेके उसको कंसोलिडेट कर रही है, ताकि वो उसको फिर पट्टे पे चढ़ा दे या गरीबों को बांट दे या जैसे भी करे। ठीक है, ये हमने किया। अब लैंड रिफॉर्म जब हुए तो भाई बहुतों को प्रॉब्लम हो गई। अब कोर्ट ने कई बार इस पे केस भी सुने हैं। जैसे एक बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आया था 1950 का, उसको कोर्ट ने इलीगल करार कर दिया था कि ये गलत है। और ये कैसे गलत किया था, इसको कोर्ट ने बोला कि ये है आपका कलरेबल लेजिस्लेशन। अभी बताता हूं ये आगे पूरा क्या है। ये इन्होंने एक समय नई थ्योरी दी है, ये 1951 में केस का वर्डिक्ट आया है, और कामेश्वर सिंह केस में बोला गया कि जो आपका ये जो बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है ये इलीगल है। ये गलत क्यों है? ये गलत इसलिए है क्योंकि आपका डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लॉ के तहत आपने कानून पास किया है। मैं बताता हूं ये क्या है। नाउ अब इसके बाद भी बहुत हो रहा था, कई सारे सुप्रीम कोर्ट के ऐसे, हाई कोर्ट के केसेस ऐसे जजमेंट आ रहे थे जो इन सारे प्रावधानों को स्ट्रक डाउन कर रहे थे जो लैंड रिफॉर्म्स के लिए काम हो रहे हैं। अब ये सबको पलटने बदलने के लिए
फिर गवर्नमेंट ने कहा कि अच्छा ठीक है रुको, इसके लिए कुछ और इंतजाम करते हैं। पर पहले हम ये समझें कि ये क्या है। डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लॉ मतलब रंगीन विधान। ये एक लैटिन का फ्रेज है। लैटिन, ये लैटिन लैंग्वेज से आया है, एक डेड लैंग्वेज है पर एक लॉ की लैंग्वेज है। क्या लिखा है? क्वांडो अलिक्विड प्रोहिबिटर एक्स डिरेक्टो प्रोहिबिटर एच पर ऑब्लिकम। मतलब क्या हुआ सर, क्या बोल गए आप ये? तो इसका मतलब है कि व्हाट कांट बी डन, व्हाट कि जो आप ऐसे नहीं कर सकते वो आप वैसे भी नहीं कर सकते। व्हाट कांट बी डन डायरेक्टली, डायरेक्टली मतलब जो चीज आप सीधे तरीके से नहीं कर सकते हो तो वो चीज आप व्हाट दैट कांट बी डन इनडायरेक्टली ऑल्सो, ये नहीं हो सकता। मतलब कहने का क्या हुआ कि अगर आपके पास पावर है अगर आपके पास पावर है कोई कानून बनाने की, ठीक है अच्छी बात है बना लो, और आपके पास कोई कानून, कोई पावर है, कोई पावर नहीं है किसी और कानून को बनाने की, तो आप मतलब अगर मैं इस सेक्शन में कुछ मुझे कानून बनाना है, ये मान लो कोई भी चीज है, तो अगर मैं इसके ऊपर पूरा कानून बना सकता हूं, ठीक है, तो भाई मेरा हक है। अगर मैं इस सेक्शन के ऊपर कानून मुझे बनाना है और मेरे पास पावर नहीं है यहां बनाने की, तो मैं किसी और रंगीन तरीके से ऐसा नहीं करूंगा कि कोई और बड़ा एक्ट पास करूं और उसमें फिर पूरे में बदल दूं, ऐसा फिर इसको ऐसा कर दूं। ठीक है, कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? और समझाते हैं कि कलरेबल लॉ क्या कहता है कि अगर मुझ पे कोई चीज की पावर नहीं है कोई काम करने की डायरेक्टली, तो मैं उसको इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकता। इसीलिए बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को मना कर दिया गया था कि अभी तक भाई फंडामेंटल राइट्स में हमारे आर्टिकल 31 है जिसमें हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी है 1950 तक, अभी तो नहीं है। तो उसके बाद अगर आप फंडामेंटल राइट किसी का वायलेट कर रहे हो तो वो तो गलत हो जाएगा, चीटिंग हो जाएगी, कोई फंडामेंटल राइट तो वायलेट होंगे ही नहीं होंगे, ये बात है। फिर ये बोला कि कलरेबल लॉ की डॉक्ट्राइन हम लेके आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो हमने बाहर के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पढ़े हैं और देशों के, और हमने वहां से सीखा है। क्या सीखा है? हमने सीखा है डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, रंगीन विधान। क्या है ये देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई अगर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे कानून बनाने की पावर है पर किसी एक एरिया पे कानून बनाने की पावर नहीं है, ऐसा कोई एरिया, ये एरिया है, इस पे मैं नहीं बना सकता, तो मैं क्या करूंगा? अगर मुझे उस पर बनाना ही बनाना है और मैं ज्यादा होशियार हूं, मेरे पास ऐसे 5-10 आईएएस ऑफिसर हैं जो बिल्कुल लॉ के ज्ञाता है, तो मैंने क्या बोला कि कुछ तरीका बताओ। तो इन्होंने कहा कि सर आप एक काम करो, आप एक ऐसा लॉ पास करो जो इस पूरे पे लग जाए, एक पूरा लॉ आएगा और वो उस पूरे पे लग जाएगा, तो आपका कुल मिला के आपका ये पार्ट भी चेक हो गया, आपका ये बाकी पार्ट तो चेक हो ही रहा है। हमें तो मेन तो आइडिया इससे था, हमें मेन लड़ाई इससे थी, वो हमने कर लिया पास। तो इसीलिए लैटिन में हमने यहां से सीखा है कि भाई क्वांडो एलिक्विड प्रोहिबिटर एक्स डायरेक्टो, जो चीज आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो वही चीज आप प्रोहिबिटेड हो ये करने से, इनडायरेक्टली करने से भी। सीधी बात होगी, बड़ी बात होगी, लॉयर्स की बात है। फिर इसके बाद बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को तो हमने बोल दिया टाटा, नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के बड़े बड़े जजमेंट चल रहे थे, एक तरफ रोमेश थापड़ केस हो रहा था और चंपकम दोराई राजन केस हो रहा था, तो उसके बाद सरकार हो गई परेशान। उसने कहा मालिक काम करने दो, अभी इस समय इतने ज्यादा आपके एक एक्ट लाते हैं उसके पीछे तमाम 5 केस लग जाते हैं उस पर, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उस पर अलग सुनवाई कर रहे हैं, कैसे करें, काम तो करने दो, अभी अभी आजाद हुए हैं। चर्चिल की बात को झूठा ठहराना है, चर्चिल ने बोला था ये देश 10 साल भी नहीं चलेगा, उसको कैसे चुप कराएं। तो हम उसको सॉल्व करने के लिए हमने कहा कि हम एक इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम एक फर्स्ट अमेंडमेंट लेके आएंगे 1951 में जो एक धमाकेदार नया काम कर देगा। क्या कर दिया इसने बोल दिया कि पहली बात तो आर्टिकल 31 खत्म, डन, ओवर, टाटा, बाय बाय, अब नहीं मिलेगा। अब राइट टू प्रॉपर्टी हमारा कोई अधिकार फंडामेंटल नहीं है, ठीक है। अभी कौन सा अधिकार बचा है? ये फंडामेंटल नहीं है तो कौन सा बचा रह गया? ठीक है, बताना मुझे। नाउ 9th शेड्यूल हमने इसमें जोड़ दिया संविधान में, 9वीं सूची लास्ट में जो आती है। तो 9th शेड्यूल में क्या बोला गया कि हम इसमें कुछ ऐसे एक्ट रखेंगे, कुछ ऐसे अमेंडमेंट एक्ट, कुछ ऐसे लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, जमींदारी एबॉलिशन एक्ट, ऐसे कई सारे कुछ एक्ट होंगे जो हम लास्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट में जो 9th शेड्यूल है उसके अंदर डाल देंगे। 1 2 3 4 5 6। अब जितने भी ये सारे के सारे एक्ट होंगे, ये सारे के सारे एक्ट जुडिशियल रिव्यू के बाहर होंगे। इस पे जुडिशियल रिव्यू नहीं चलेगा, इस पे ये नहीं चलेगा कि कोई सुप्रीम कोर्ट इस पे केस उठा के सुन ले, हाई कोर्ट इस पे केस उठा के सुन ले, अगर इन एक्टों के अराउंड कोई केस आया है तो। 9th शेड्यूल को इसलिए हमने बोला है कि ये है ब्लैक होल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 9th शेड्यूल में अगर कोई एक्ट चला गया
तो 9 शेड्यूल उस एक्ट को खा जाएगा, डकार भी नहीं लेगा, वो गया। फिर वो एक्ट अब समा गया 9 शेड्यूल के अंदर। अब जुडिशरी उसके ऊपर उसको पूछ नहीं सकती कि तुमने कि उस एक्ट को बाहर निकालो जरा, नहीं, वो तो गया तो गया। अब आर्टिकल 31 अगर हटा राइट टू प्रॉपर्टी, तो 31 की जगह आ गए एबीसी। आर्टिकल 31A, 31B, 31C बाद में आया है, 31A और B आ गए। 31A और B क्या कह रहे हैं? बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। उन्होंने बोला कि अगर डीपीएसपी को अमल बनाने के लिए कोई अगर आर्टिकल आएगा, कोई लॉ आएगा, तो वो चैलेंज नहीं हो सकता। ठीक है, वो सारी बातें। और ये हुआ। अब जब ये आ गया 9 शेड्यूल आ गया और इतना हल्ला हो गया, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट चल रहे हैं बड़े बड़े, तो एक हमारे थे श्री शंकरी प्रसाद सिंह देव जी वर्सेस इंडिया एंड बिहार, बोथ, दोनों सरकारों के केस लड़ रहे हैं, ये इतने बड़े आदमी हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा देखो आपने 31 को तो हटा ही दिया, एबॉलिश कर दिया इसको, राइट टू प्रॉपर्टी को, और सरकार अब प्रॉपर्टी ले सकती है, एक्वायरिंग द स्टेट्स और टेकिंग ओवर मैनेजमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी इन पब्लिक इंटरेस्ट। कि पहली बात तो राइट टू प्रॉपर्टी बच्चों से हम, सॉरी नॉट बच्चे, सिटीजनशिप से ले लिया गया है, सिटीजन से ले लिया गया है, और आपने बोला कि इनसे राइट टू प्रॉपर्टी भी ले लो और इनकी प्रॉपर्टी पे हम एक्वायर हम सरकार भी कर सकती है। दोनों चीजें अलग अलग है कि एक तो नागरिकों की उनका राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार उनसे छीन लो, और अब जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को हम ले भी लें। दोनों अलग अलग एक्ट हैं, ये एक्ट माने एक्शंस। तो ये दोनों एक्शंस, ये दोनों आर्टिकल 31A और B हमसे करवा रहे हैं। तो इससे हुआ क्या, इससे हो क्या रहा है, जो बड़े बड़े लैंड होल्डर्स थे, बड़े बड़े साहूकार थे, जमींदार थे, उनको हो रही थी प्रॉब्लम कि साहब हमारे 200 बीघा खेत चले गए, अब हम कहां जाएंगे, हम तो रोड पे आ गए। तो सरकार ने कहा रोड पे क्यों आ गए यार, 30 एकड़ की लिमिट है, तो 30 एकड़ में तुम रह नहीं पाओगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम तो हमारा बहुत बड़ा साम्राज्य था, हमारा, हम तो साहूकार थे, धन्ना सेठ थे। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं चलेगा। अब ये चीज सॉल्व हो गई है, अब इसको मानना पड़ेगा। इन्होंने नहीं मानी, शंकर प्रसाद जी पहुंच गए, ये चले गए, ये सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने बोला कि साहब देखो आर्टिकल 13 आपको पता है ना, आर्टिकल 13 क्या कह रहा है, आर्टिकल 13 की लैंग्वेज क्या है कि जो भी लॉज होंगे इनकंसिस्टेंट होंगे फंडामेंटल राइट से, वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो साहब मेरा देखो आर्टिकल 13 वायलेट हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो जो आर्टिकल 13 है वो क्या कह रहा है, वो कहता है ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड। ठीक है, अच्छी बात है, राइट टू प्रॉपर्टी वॉज अ फंडामेंटल राइट, खत्म हो गई बात, ये तो गया। अब हम बोल रहे हैं कि आर्टिकल 13 जो है वो एक बात करता है, वो लॉ की बात करता है कि कानून, प्रॉपर लॉ पर जो CAA होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, विधेयक, या जिसे कहते हैं हमारा हिंदी में क्या बोलते हैं एक्ट को, अधिनियम। तो अधिनियम की बात नहीं हो रही है, ऑर्डिनरी लॉ की बात हो रही है। ऑर्डिनरी लॉ कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट, ऑर्डिनरी लॉ तो नहीं कर सकता है, पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कर सकता है। साथ ही अगर पार्लियामेंट को अगर फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना है तो उनको 368 दैट इज CAA लाना पड़ेगा, तब वो कर पाएंगे, ये बोला गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एक नॉर्मल जो कोई कानून होगा, जो सरकार जो उठा के ले आती कभी कभी, तो ऐसा कोई, जैसे मोटर व्हीकल्स एक्ट है, ठीक है, जैसे जमींदारी एबॉलिशन एक्ट है, तो इन एक्ट के तहत हम कोई फंडामेंटल राइट को तो आप छू नहीं सकते हो, आपको ऑर्डिनरी लॉ के तहत नहीं कर सकते हो, पर अगर आपको फंडामेंटल राइट को छेड़ना है, छूना है, हटाना है, तो आपको संविधान में अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, और वो आएगा 368 के तहत। अच्छा, ये तो प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया हमको। कुल मिला के क्या बात हुई, प्रॉब्लम ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लॉ नहीं है, वो लॉ नहीं है। सरकार ने बोला मतलब हम सही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ आप सही हो, सही है, आप कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट की वैलिडिटी चैलेंज हुई थी, और पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ये तब हो सकती है जब वो आर्टिकल 368 के तहत करें, बस वो तब अमेंडमेंट करेंगे फंडामेंटल राइट्स में जब वो 368 के तहत करें। उसके अलावा ऑर्डिनरी लॉ के तहत, जो ऑर्डिनरी लॉ चलते हैं, स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, इन मेजोरिटियों से अगर ऑर्डिनरी लॉ पास हो रहा है तब वो फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। फंडामेंटल राइट्स में अगर कोई अमेंडमेंट लाना है, कोई छेड़खानी करनी है, तो आपको पहले 368 के तहत एक बड़ा वाला CAA, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान में छेड़छाड़, वो एक्ट आपको उसी एक्ट के तहत आप ला सकते हो, अदरवाइज नहीं ला सकते। कुल मिला के जो वर्ड लॉ है ये आर्टिकल 13 में, एनी लॉ दैट इज इनकंसिस्टेंट विद और डेरोगेशन टू और इन डेरोगेशन टू फंडामेंटल राइट, तो इस लॉ में ये सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ की बात हो रही है आर्टिकल 13 में। अभी तक लॉ में CAA का जिक्र नहीं हुआ है, ये वर्ड बोला गया। मतलब क्या है कि जो CAA जो होगा
जो इसके तहत आएगा 368 के तहत, वो लॉ की डेफिनेशन में नहीं आ रहा है। तो अगर सरकार सीएए के तहत 368 से एक आएगा सीएए, सीएए, ठीक है, अब ये सीएए लॉ नहीं है, ये लॉ नहीं है, तो इसका मतलब कि ये वायलेट कर सकता है फंडामेंटल राइट को और सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती है, सरकार के पक्ष में आ गया। अब गवर्नमेंट 1 सुप्रीम कोर्ट 0, ठीक है। अब गेम ऐसे ही चलेगा, अब गेंद कभी इसके पाले में कभी इसके पाले में, तो ऐसे ही चलेगी, कभी कभी सुप्रीम कोर्ट 1 गवर्नमेंट 0 हो जाएगी, ऐसा ऐसा अब आगे से यही होगा। तो पार्लियामेंट कैन एब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बाय इनैक्टिंग संविधान संशोधन अधिनियम एंड सच अ लॉ विल नॉट बी वॉइड अंडर आर्टिकल 30। ठीक है, सरकार जीत गई, पहली बार जीत गई। सरकार ने कहा गुड, अच्छा लगा, अब लाएंगे बड़ा वाला, अब लाएंगे बड़ा वाला एक्ट। फिर इसके बाद आएगा हमारा एक, इसमें यहीं के पीछे पीछे आया था सज्जन सिंह केस, ये इंपॉर्टेंट बन भी रहा है, पर इसके ऊपर टेक्स्ट इसलिए ज्यादा नहीं है क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेम ही बात करी है। सज्जन सिंह केस, सज्जन सिंह केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हाँ ठीक है, कोई भी जो लॉ होगा जो आर्टिकल 13 का वायलेशन कर रहा होगा, पर वो लॉ है क्योंकि वो सीएए है, वो नहीं कुछ हो सकता उसका, तो नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। हमारा बड़ा प्रॉब्लम आएगी जब सुप्रीम कोर्ट को अपनी गलती रियलाइज होगी, ठीक है। तो अब इसके बाद सरकार को तो खुश हो गई, सरकार ने कहा 1951 में सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ है, लेके आओ एक के पीछे एक, बिल्कुल सारे के सारे अमेंडमेंट एक्ट लेके आओ, अब क्या दिक्कत है, संविधान में संशोधन करना है, करते रहेंगे, आराम से करते रहेंगे। तो इन्होंने कई सारे, जो पहले अमेंडमेंट एक्ट में ही 9 शेड्यूल बना दिया था, उस 9 शेड्यूल में कई सारे ऐसे एक्ट्स को उठा उठा के पार्किंग कर दी उनकी, कई सारे लॉज को उठा उठा के पार्क कर दिया इन द 9 शेड्यूल, जो जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड चले गए, कि उस पर जुडिशियल कुछ रिव्यू हो ही नहीं सकता है, कोई इस पर बात ही नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा ही उनमें से एक एक्ट था, पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट। अच्छा, इससे प्रॉब्लम हो गई एक साहब को जिनके फैमिली के पास 500 एकड़ जमीन थी, ओ बहुत ज्यादा जमीन थी इनके पास। तो उस पंजाब सरकार ने कहा 30 एकड़ ले लो यार, बाकी दे दो। इन्होंने कहा नहीं दे रहे, तो इन्होंने कहा, सरकार ने कहा कैसे नहीं दोगे, हम एक्ट लेके आ गए। उन्होंने कहा हाँ हमारी जमीन है। तो बोले तुम्हारी जमीन है तो, लेकिन ठीक है हमारा एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमसे बड़ा है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हम तुम्हें 30 एकड़ जमीन दे रहे हैं, तुम ले लो शांति से, और एक आदमी 30 एकड़ से ऊपर नहीं रखेगा, तुम क्यों अलग से इतने होशियार बन रहे हो। इन्होंने कहा नहीं हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। सरकार ने कहा जाओ देख लो, सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ है। उन्होंने कहा अच्छा जाके देखते हैं। तो गोलकनाथ जी चले गए, पंजाब के चले गए सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने बोला साहब हमारा भी आर्टिकल 13 का वायलेशन हो रहा है, देख रहे हो हमारे सारे कोई भी एक्ट पास हो रहे हैं, ऐसे एक्ट पास हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वेट अ सेकंड, ये तो गलती हो गई हमसे, ये तो इशू, ये तो धड़ाधड़ रुकती, ये तो कोई रोकेंगे ही नहीं फिर तो ऐसे कभी चेन। तो इन्होंने कहा हम अपना जजमेंट जो हमने पहले दिया था हम उसको पलट रहे हैं, हम अब मना कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू इक्वालिटी से लेके सारे भाई, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, सब जितना सब कुछ है, ये सारा का सारा हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये ट्रांसेंडेंटल हैं एंड इम्यूटेबल हैं। वाह क्या बात है, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसेंडेंटल माने कि हमारे हर किसी नॉर्मल मेटीरियलिस्टिक चीजों के परे हैं, ये अलौकिक हैं, दिव्य हैं एकदम, मतलब इनको आप इंसान से अलग ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि भैया ये फंडामेंटल हैं, बेसिक हैं, मौलिक अधिकार हैं, इनको छूना मतलब संविधान का हनन करना, तो इम्पॉसिबल हो गया। अब सरकार परेशान हुई, सरकार ने कहा ये क्या कह रहे हो आप सर, अभी तो आप इतने समय तक तो आप सब सही थे। मैंने कहा नहीं गलती हो गई थी, अब हम सही कर रहे हैं, अब हम सही हैं। तो इन्होंने कहा सरकार ने मतलब इसका क्या है कि हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो इन्होंने कहा कि देखो जो भी तुम सीएए लाते हो, एनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, वो भी आर्टिकल 13 की डेफिनेशन में आएगा। तो अब यहां पे हो गया सीएए इज ऑल्सो अ लॉ। बस शंकर प्रसाद में बोला गया था कि सीएए जो होता है वो लॉ नहीं होता, वो संविधान में अमेंडमेंट एक्ट है, अधिनियम है, वो कोई कानून नहीं है प्रॉपर, वो कोई पूरा कानून नहीं है। अब गोलकनाथ में बोल दिया गया 67 में कि भाई लॉ है, पूरा लॉ है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, और अगर ऐसा कोई अमेंडमेंट जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा होगा, हम उस अमेंडमेंट एक्ट को नल कर देंगे, खत्म कर देंगे, जीरो कर देंगे, कुछ नहीं होगा। तो ऑर्डिनरी लॉज एंड सीएए बोथ कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है वो बहुत ही सैक्रोसैंक्ट हैं। सैक्रोसैंक्ट मतलब एकदम ऐसे हैं, पूजनीय हैं एकदम, मतलब इन्हें अनटचेबल है, इन्हें आप टच ही नहीं कर सकते हो, बहुत ज्यादा ऊपर रहते हैं ये, ठीक है। तो इसलिए अगर इनको आप अमेंडमेंट करोगे तो आप नहीं कर सकते हो, 368 के तहत नहीं हो सकता ये।
पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड एफआर बाय 368। खत्म हो गई बात। अब पार्लियामेंट को लगा सरकार, अब इस समय आप देख रहे हो सरकार किसकी है, ये सरकार। इन्होंने कहा अच्छा अभी बताते हैं, रुक जाओ अभी देख रहे हैं। तो इन्होंने एक 24th अमेंडमेंट एक्ट पास कर दिया सरकार ने। अभी सुप्रीम कोर्ट 1 है, गवर्नमेंट 0 हो गई है, ठीक है। अब 0-1-1-0-1-0-0-1 ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो अभी तक 24वें अमेंडमेंट एक्ट से पहले तक सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ओए फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़े हैं, इनको टच मत करना। ठीक है अभी करते हैं टच, रुक जाओ। तो सब सरकार लेके आई फिर अपना एक रिएक्शन में एक 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971। बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ईयर है। सरकार सब तरफ से घिरी हुई थी, सरकार के पास 50 हेडेक 50 काम थे। तो इन्होंने कहा रुक जाओ, पहले तो हम आर्टिकल 13 में अमेंडमेंट करते हैं, लाओ इसको भी सही करते हैं, और आर्टिकल 368 को भी अमेंड कर देंगे, सब पूरा का पूरा सही कर देंगे, अभी बताते हैं, रुक जाओ। तो इन्होंने बोल दिया कि पार्लियामेंट के पास पूरी पावर हैज द पावर टू सब कुछ खत्म कर सकती है, फंडामेंटल राइट सब कुछ ले सकती है, और 368 के तहत जब ये अमेंडमेंट लाएगी तो फंडामेंटल राइट्स का जब लेना होगा किसी का, वो दैट विल नॉट बी अ लॉ अंडर द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13। वाह, पूरा ही उन्होंने अपने संविधान में अमेंडमेंट ला के संविधान को अपने लिए तैयार कर लिया कि अभी हमारे साथ है संविधान, अब बताओ इसके लिए कुछ और। तो इन्होंने कहा अभी बताएंगे, रुक जाओ पहले केस सुप्रीम कोर्ट आने तो दो, अभी देखते हैं। फिर 29 अमेंडमेंट एक्ट भी पीछे पीछे आया था उसके। ये क्या कह रहा था कि इन्होंने भी कुछ और लैंड रिफॉर्म्स वाले कुछ ऐसे एक्ट थे जो इन्होंने मोर स्टेट्स एक्ट लिखते हैं इसको, तो स्टेट्स एक्ट्स कई सारे थे जो लैंड रिफॉर्म के थे, तो उन एक्ट्स को हमने उठा के डाल दिया 9 शेड्यूल में। आप तो डालते ही जा रहे हैं 9 शेड्यूल पता है ब्लैक होल है, कोई रोकेगा नहीं टोकेगा नहीं। हमने सारे के सारे एक्ट जो 1951 से शुरू होके 20 साल हो चुके हैं, सारे के सारे एक्ट बनते चले आ रहे हैं, और सरकार जिनको प्रोटेक्ट करना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट में ना जाए, ना छिड़े, ना इनके ऊपर चैलेंज हो, उसको उठा के डाल दिया गया 9 शेड्यूल में। 9 शेड्यूल में गया, फिर उन्हीं में से एक एक्ट था बेचारा केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। बस इसने भी अलग एक नाटक कर दिया। अब इसने जो नाटक किया वो उसकी नाटक की गूंज आज तक सुनाई जाती है, तो आपको तो पता है क्या होने वाला है आगे, इसके आगे क्या होने वाला है आगे। खैर, इस एक्ट ने कई सारा लैंड यूजेस के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया था कि साहब कोई अपने लैंड को ऐसे नहीं चलाएगा, सरकार बताएगी, सरकार ये करने देगी, ये नहीं करने देगी, ये सब हो रहा था। तो केरला का लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 9 शेड्यूल में डाल दिया गया। बस महाराज जी गुस्सा हो गए, महाराज जी को इसमें प्रॉब्लम हो गई। महाराज जी ने बोला कि ये कैसे हो गया, मेरा ही मठ है, मेरा एडनीर मठ है, और मैं ही उसका स्वामी हूं, और मैं ही अपने मठ को नहीं चला सकता। तो इन्होंने कहा कि भाई मैं अपनी मैनेज कैसे करूं अपनी प्रॉपर्टी को। तो इन्होंने कहा कि, तो इनके वकील ने इनको बोला कि महाराज जी ये आपके आर्टिकल 26 का वायलेशन है, सीधा आपका राइट टू मैनेज रिलीजियस प्रॉपर्टीज। ये बहुत बड़ी बात हो रही है, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया लग रहा हो तो हम चलेंगे सुप्रीम कोर्ट। महाराज जी ने कहा चलेंगे, हाँ बिल्कुल चलेंगे, चिंता मत करो, अभी चलते हैं। ये चले गए सुप्रीम कोर्ट में, और इस केस का नाम पड़ गया केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। बड़ा केस बन गया ये। और 24th अमेंडमेंट ने जो आर्टिकल 13 में अमेंडमेंट किया था, और 29th ने जो ये अमेंडमेंट को ऐड किया था 9 शेड्यूल में, हमने सबको जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखवाने के लिए इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। केशवानंद भारती जी ने, इन्होंने कहा कि 24वां और 29th अमेंडमेंट एक्ट, ये दोनों की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी मुझे बताओ आप कि ये कितनी सच है कितनी झूठ है, क्या ये पूरी ठीक बात है कि नहीं। ये जो इधर हुई है, इधर ये सारे इन्होंने 24th अमेंडमेंट एक्ट ले आए, आर्टिकल 13 में अमेंडमेंट कर दिया, कि आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट कर दिया कि कोई भी जो लॉ आएगा जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा होगा उसको कोई टच नहीं कर सकता है, किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता है, और 368 के तहत वो कोई आर्टिकल 13 की डेफिनेशन में भी नहीं आता है। तो भाई करें क्या फिर हम। तो इस इतने बड़े नाटक को सॉल्व करवाने के लिए ये गए सुप्रीम कोर्ट में पहली बार इस केस के ऊपर भयंकर चर्चा हुई। ऐसी चर्चा हुई है जैसे एक हेबस कॉर्पस केस और था, तो उसमें भी बहुत ज्यादा गंभीर विषयों पे बहुत रात चर्चाएं हुई हैं, बहुत बड़ा केस था, 7000 पन्नों का केस बनाइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम गोलकनाथ केस में हमने जो बोला है कि फंडामेंटल राइट सैक्रोसैंक्ट हैं, सबसे बड़े हैं, ट्रांसेंडेंटल हैं, इम्यूटेबल हैं, आप उनको हटा नहीं सकते, हम उस पोजीशन से पीछे जा रहे हैं। हमने बोला कि नहीं, फंडामेंटल राइट्स पार्लियामेंट अब्रिज कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स पार्लियामेंट जो चाहे संविधान में छेड़छाड़ कर सकता है, और 24th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो वैलिड है, वो पार्लियामेंट के पास पावर है टू अब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। पर बस यहां पे पर के बाद से कहानी ट्विस्ट हो गई।
अब सुप्रीम कोर्ट ने गूगली मारी, एक गूगली मारी और बोला कि देखो आप सब बदल दो, जहां मर्जी जो चाहो बदल के देख लो आप, पर आप वो नहीं बदल सकते जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। ये एक सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी गुगली मारी है ना कि सरकार जीरो पे आउट हो गई, जीरो पे, मतलब दे के ले लिया, छीन लिया इनसे वापस। कैसे किया? पहले इनको बोला कि गोरखनाथ में हमने जो बोला हुआ था बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटल राइट सबसे बड़े हैं, ऊंचे हैं, इनको कोई टच नहीं करेगा, आप टच कर लो आप, पर आप कर लो उतना कर लो जितना आपका मन है, पर आप वो नहीं कर सकते जो हम बताएंगे। इन्होंने कहा कैसे? इन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो महाराज जी, आप तो एकदम एकदम अलग गेम खेल रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ जरूरी है, ऐसे बताना जरूरी है कि एनी द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो पावर है पार्लियामेंट की अंडर आर्टिकल 368, ये नहीं कहती है कि आप संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर दो, मूल भावना को, मूल अंतरात्मा को, एकदम मूल संरचना को, हर चीज को। तो इसका मतलब क्या है? पार्लियामेंट कैन नॉट अब्रिज और टेक अवे अ फंडामेंटल राइट दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या हुआ कि ऐसा है साहब, गोलकनाथ वाले केस से हम पीछे हट रहे हैं, आप फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर सकते हो, पर वो वाले फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं कर सकते जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सरकार ने कहा ये दादा क्या, कहां ले गए आप, अरे बाप क्या हो गया भगवान, कहां ले जा रहे हो उसको इतनी बड़ी बात कह के। तो इन्होंने कहा हमने कह दी, अब आप जानो। अब 39 अमेंडमेंट एक्ट सरकार फिर लेके आई 2 साल बाद। इन्होंने बोला कि देखो इस समय तक मैडम इंदिरा गांधी जी का इलेक्शन का एक सिलसिला चल रहा था और इलेक्शन के अगेंस्ट केस भी हो रहे थे, आप इन साहब का नाम बताना मुझे, ये जनाब कौन है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अमेंडमेंट एक्ट पास किया और इन्होंने बोला कि प्राइम मिनिस्टर का और स्पीकर का कोई भी जो इलेक्शन डिस्प्यूट होगा तो वो कभी भी किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं हुआ, नहीं होगा। तो इंदिरा नेहरू गांधी केस हो गया, क्योंकि इनके इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन उठ रहा था कि ये कैसे इलेक्शन जीती हैं, देखो इन्होंने कैसे थोड़ा बहुत इन्होंने जो किया है वो बिल्कुल ठीक तरीके से इलेक्शन नहीं जीती है, परफेक्ट नहीं है इनका जीतना। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनके इलेक्शन को नल करार कर दिया, एकदम एकदम गलत कर दिया। फिर उसके बाद ये लेके आई थी अपना, ये पूरा एक्ट हुआ, इनका सब कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिडेट कर दिया इस प्रोविजन को। इन्होंने बोला कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा थोड़ी होगा कि आप संविधान में कुछ भी अमेंडमेंट डाल दो और ये अमेंडमेंट डालोगे कि इनके इलेक्शन डिस्प्यूट को हम कभी क्वेश्चन नहीं करेंगे। हम कौन, जनता कैसे आपको चुन के भेज रही है, ठीक है, आप जनता के हित के लिए वहां गए हो, तो अगर आप कैसे गए हो उसकी चर्चा तो हम करेंगे ना, कि आप सही तरीके से जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। मान लो जनता ने आपको माना ही नहीं है तो भी आप जाके बैठ जाओगे क्या? तो ये चेक करने के लिए जुडिशरी काम करेगी, और जुडिशरी ये कह रही है कि देखो ये फंडामेंटल राइट का, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। कोर्ट ने बोला कि ये जो प्रोविजन है, ये प्रोविजन वाज बियॉन्ड द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट एज इट अफेक्ट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कुल मिला के आगे सरकार को जो जो कदम उठाने पड़ेंगे वो उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अब हर बार सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोलेगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पहले उसको चेक कर लो, अगर उसके साथ छेड़छाड़ हो रही होगी तो हम नहीं जाने देंगे उसको, फिर हम उसको पकड़ लेंगे, और ऐसा कोई भी एक्ट, कोई भी अमेंडमेंट एक्ट, कोई भी नया एक्ट, हम उसका गला पकड़ लेंगे जो भी संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर से खिलवाड़ कर रहा होगा। उन्होंने कहा अच्छा सर ठीक है, इसके लिए क्या ऑप्शन है हमारे पास? फिर आपके जैसे फ्यूचर आईएएस ऑफिसर्स जो थे उस समय, तो उन्होंने बोला मैडम आप अमेंडमेंट एक्ट ले आओ पूरा का पूरा। कैसा? कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट। इसने क्या किया, इसने आर्टिकल 68 को ही अमेंड कर दिया, तो जाओ हटो सब खत्म, अब संविधान में संशोधन हम करेंगे और जैसा चाहेंगे वैसा कर लेंगे। इन्होंने बोला कि देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट की जो संवैधानिक पावर है उसके ऊपर कोई लिमिटेशन है ही नहीं, एंड नो अमेंडमेंट कैन बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट, कोई भी अमेंडमेंट को किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं ऐसे, ऑन एनी ग्राउंड इंक्लूडिंग दैट ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि चाहे फंडामेंटल राइट का वायलेशन ही हो रहा हो, हमें फर्क नहीं पड़ता है। हम पार्लियामेंट हैं, हम जनता की मैंडेट हैं, हमारे पास पूरा पूरा जनता का आशीर्वाद है, और हम संविधान को पूरा ऊपर से नीचे तक निचोड़ दें, उल्टा कर दें, पैर की जगह हाथ लगा दें, कोई हमसे कुछ नहीं कह सकता है, चाहे वो किसी भी ग्राउंड पे आप उसका वायलेशन आप मान रहे हो, नहीं होगा। फिर इस 42nd के बाद प्रॉब्लम हो रही थी, 44th आया, 44th ने इस प्रोविजन को भी रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया। मिनर्वा मिल्स केस हुआ 1980 में ये केस हुआ, और इसमें क्या हो रहा था कि एक ही टेक्सटाइल मिल थी जिसके ऊपर आरोप लग रहा था कि प्रोडक्शन अच्छे से नहीं कर रही है, यहाँ कपड़ा बनता है, कपास वपास सब काम हो रहे थे,
तो इन्होंने, सरकार ने बोला कि ऐसा है, ये जो तुम्हारी जो ये मिल है मिनर्वा मिल्स, इस मिल को अब हम चलाएंगे, रुक जाओ हम बता रहे हैं। सर ये मिल वाले बोले महाराज हम हमारी मिल है, हम चला रहे थे। तो बोले कि नहीं नहीं नहीं, अभी इस समय क्या है कि तुम वेलफेयर स्टेट के लिए काम नहीं कर रहे हो, तुम लोगों के पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम नहीं कर रहे हो, तुम लोग प्रोडक्शन कम कर रहे हो। तो अब एक काम करते हैं, हम सरकार इसके ऊपर अपना एक पूरा अंडरटेकिंग बिठा लेगी, सरकार अब इस मिल को चलाएगी, तुम लोग हटो यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से। तो एक एक्ट था पहले से ही, सिक टेक्सटाइल अंडरटेकिंग नेशनलाइजेशन एक्ट ऑफ 1974। इस एक्ट के तहत हमने क्या किया, इस मिल को कर दिया नेशनलाइज। मतलब अभी तक लिखा होता मिनर्वा मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, अब लिखा जाएगा मिनर्वा मिल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मतलब सरकार की हो गई। ठीक है, तो आर्टिकल 39 को इंप्लीमेंट करना था, विच स्टैंड फॉर वेलफेयर स्टेट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई लोगों को सबको मिल नहीं रहा है सामान, अच्छा कपड़ा नहीं मिल रहा है, रहने को नहीं मिल रहा है, तो हमें आर्टिकल 39 का उल्लंघन नहीं होने देना है, आर्टिकल 39 को अमल में लाना है। और हमें क्या करना है कि हमें इस मिल से प्रोडक्शन ऐसा करना है कि साहब हर गरीब को कम दाम में कपड़ा पहुंचे, सबको लोगों को मिले, दुकानों पे कपड़ा हो, सब कुछ हो। तो इसलिए हमने इस मिल को हमने अपने कब्जे में ले लिया सरकार ने, अब सरकार इसको चलाएगी। तो मिल वाले पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा साहब ये तो हमारे आर्टिकल 19(1)(f) का वायलेशन है। 19(1)(f) क्या है? राइट टू, बताना जरा मुझे। ठीक है, एंड 42nd CAA जो है ये वायलेट कर रहा है संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर। ये मिनर्वा मिल्स के वकील ने जाके बोला सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो गुरु सही कह रहे हो यार, ये तो ज्यादा हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो ऐसा है, फंडामेंटल राइट्स और जो डीपीएसपीज हैं, आप डीपीएसपी को लाने के लिए ये पूरा एक्ट और इतना बड़ा नाटक कर रहे हो, गुड ठीक है कर लो, पर एक बात याद रखना, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी इनके बैलेंस से ही हमारा संविधान चल रहा है। कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे संविधान के मेकर्स ने भले ही पार्ट 4 को बाद में रखा है, नॉन जस्टिसेबल रखा है, पर थोड़ा सा बैलेंस बना के चलो, क्योंकि अगर आप ये बैलेंस नहीं बनाओगे ना, ये केस आपके आगे आते ही जाएंगे, कभी रुकेगा ही नहीं। तो कैसे, कब तक ये केस, कब तक लड़ाई करोगे यार? फंडामेंटल राइट को, डीपीएसपी को बराबर रखो और इनमें हार्मनी रखो, बैलेंस रखो, कभी किसी को ज्यादा कम, किसी को कम ज्यादा करते रहो, पर ये चीज मत, इसको मत टच करो यार। फंडामेंटल राइट बहुत जरूरी हैं, यस, डीपीएसपी और जरूरी हैं, यस, पर डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है, कोई बात नहीं, ठीक है, पर दोनों में एक बैलेंस रखवाओ, ऐसा मत करो। और पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर्स पे ये जो लिमिट करना, ये एक बेसिक फीचर है, बेसिक स्ट्रक्चर है। जुडिशियल रिव्यू भी जो है वो बेसिक फीचर है, नहीं कर सकते, सॉरी। तो एक्चुअली क्या हुआ था, मैं सुप्रीम कोर्ट का एक कथन आपको सुना रहा हूं। तो उन्होंने बोला कि देखो, जो पार्लियामेंट को जो पावर मिली हुई है संविधान से, एक लिमिटेड पावर मिली है, अब उस लिमिटेड पावर को यूज करके 368 को यूज करके आप अपनी लिमिटेड पावर को एक्सपैंड नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते कि देखो हमने लिमिटेड पावर को यूज करी, हमने अपनी पावर को बढ़ा ली। मतलब कुल मिला के एक जैसे हम कार्टून में देखते हैं, किसी एक जीनी से, जिन्न से, मैं अगर वो मुझे 3 विश मांगने को दे रहा है, तो मैं ये नहीं कर सकता कि मैं उसे 3 से ज्यादा, मैं उसे अनगिनत विषय मांग लूं। नहीं, उसने, जीनी ने मुझे 3 विश दिए ना, तो मैं जीनी की 3 विश ही मांग सकता हूं जीनी से। अब मैं ये नहीं कह सकता मेरी आखिरी विश है कि मेरे पास 6 विश और हों, मेरे आखिरी विश है कि मेरे पास 2000 विशेष और हों। नहीं, जीनी ने बोला हुआ है 3 ही विश, तो मतलब 3 ही विश, ठीक है, यही होता है जीनी का रूल। तो अलादीन और जीनी वाला, तो उसने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि देखो जब भी आप ऐसे अमेंडमेंट ला रहे हो, ऐसे आपको जो पावर मिली है सुप्रीम कोर्ट की, पार्लियामेंट को, कि आप अपने अमेंडमेंट ले आओ, संविधान में ले आओ, वो लिमिटेड मिली है। 368 के तहत छोटी पावर है, लिमिटेड पावर है, उसको ज्यादा आप ऊपर नीचे मत करो। तो आप अपनी उस पावर को ही यूज करके अपनी पावर को बोल रहे हो कि नहीं मेरी पावर इतनी है, नहीं होगा, ऐसे नहीं चलता है, ये गलत है। तो हम पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर पे एक लिमिटेशन लगाना एक बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा मानते हैं। ये बात आप मान लो, आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला सरकार को कि होश में आराम से। और जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर में से आप जुडिशियल रिव्यू को हटा नहीं सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि 368 को आपने जो अमेंडमेंट करे बैठे हो 42nd वाले को, उसको हम सही कहते हैं, वो हो ही नहीं सकता सही, वो गलत है तो गलत है। अब वामन राव केस आया 1981 में, अगले साल, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी कि देखो जो बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्राइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि जो इस डेट के बाद, यानी कि केशवानंद भारती केस के बाद, जब
यहां पे पहला हुआ था यील्डिंग ऑफ, कि पहली बार हमारे सामने आया था यील्डिंग ऑफ दिस डॉक्ट्राइन, यील्डिंग ऑफ दिस डॉक्ट्राइन। तो इन्होंने बोला कि ऐसा है, जो आपने उसके पहले कर रखा है वो तो ठीक है, मान लेंगे, मान तो नहीं रहे पर चलो ठीक है, पर हम ये कह रहे हैं कि वामन राव केस में इस डेट के बाद से अगर आपने कुछ भी अमेंडमेंट किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सारा का सारा जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएगा। बस सुप्रीम कोर्ट adhered to the doctrine of basic structure and clarified that it would apply to constitutional amendments enacted after April 24, 1973। मतलब आप अगर 9 शेड्यूल में कोई ऐसा नया एक्ट डाल रहे हो जो 9 शेड्यूल में चला गया है, जो जुडिशियल रिव्यू के बाहर है, पर अगर वो 1973 इस डेट के बाद आया होगा तो हम उस एक्ट को उठा लेंगे, हम फिर उस एक्ट को खंगाल देंगे। आप बेसिक स्ट्रक्चर हमने दिया है इस दिन, तो इसका मतलब है कि इसके बाद आने, इस दिन हमने बता दिया संविधान में एक मूल तंत्र है, एक मूल सिद्धांत है संविधान का। अगर इस डेट के बाद ऐसा कोई एक्ट आएगा जो उस संविधान, जो उस तंत्र को बिगाड़ रहा होगा, छेड़ रहा होगा, हम उसको उठा के पकड़ लेंगे, हम उसको बता देंगे ये सही है कि गलत है। तो इसके पहले के जो आए हैं चलो ठीक है, तब तो हमने सोचा नहीं था इतना, पर आज सोच लिया है, और इस डेट के बाद से आने वाले सारे अमेंडमेंट एक्ट, सारे के सारे अमेंडमेंट, जितने भी संशोधन आप ला रहे हो, उसको हम खंगालेंगे, ढूंढेंगे क्या है क्या नहीं है। अभी तक संविधान ने, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने जो बेसिक स्ट्रक्चर दिए हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर की कोई डेफिनेशन दी नहीं है, उन्होंने बोला बेसिक स्ट्रक्चर में ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो अभी तक हम जो बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट जो जानते हैं, वो हम जानते हैं ये सारे केसों के तहत, ये जितने अभी तक केस हुए हैं, तो इन केसेस के तहत हमें कुछ कुछ समझ में आने लग गया कि स्ट्रक्चर का पार्ट क्या क्या है, जो मूल सिद्धांत है, मूल संरचना है, उसके पार्ट क्या क्या है। पहली बात तो सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी, चंबकम दुराईराजन केस, ठीक है। सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा जो संविधान है वो सेक्युलर है, वो धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, तीनों के बीच की जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है, जो पावर दे रखी कि तुम्हारी इधर, तुम्हारी इधर, तुम्हारी इधर, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ड्यूअल पॉलिटी अपनी स्टेट और सेंटर पे, फिर यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, ऑफ कोर्स ये तो स्ट्रक्चर का पार्ट होना भी चाहिए। पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, दो हाउस होते हैं, एमपीज होते हैं, एमपी से मिलकर बनते हैं मिनिस्टर्स, मिनिस्टर बनाते हैं सरकार, ठीक है। वेलफेयर स्टेट की कल्पना, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस मिलनी है सबको, सामाजिक और आर्थिक न्याय, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू, ये भी इसका पार्ट है। नाउ फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, एक पर्सनल सिंगल इंडिविजुअल की आजादी, उसका आत्मसम्मान, उसका रिस्पेक्ट, उसकी डिग्निटी, ये भी स्ट्रक्चर का पार्ट है। और सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, कि हमारे यहां संविधान सबसे सुप्रीम लॉ है, जितने सारे एक्ट निकलते हैं वो इसमें से निकलते हैं। मोटर व्हीकल्स एक्ट, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, कोई सा भी सिटीजनशिप एक्ट, ये सारे के सारे संविधान से निकल रहे हैं, संविधान से उपजे नहीं है, संविधान ऊपर है, बाकी सारे यहां से एक्ट निकल रहे हैं इसमें से। नाउ अगला और भी है, इन्होंने बोला कि रूल ऑफ लॉ बहुत जरूरी है। इस संविधान का एक मूल भावना है रूल ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 एवी डाइसी, याद आ गया। नाउ हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, ये कौन सा केस है, अभी पढ़ा था हमने हार्मनी बिटवीन एफआरस एंड डीपीएसपीस, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी की, बराबरी की जो भावना है, बराबरी का जो सिद्धांत है, ये बहुत फंडामेंटल है, इसको तो ये तो कोई टच हो ही नहीं सकता। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, बिल्कुल इलेक्शन फ्री हो, इलेक्शन फेयर हो, दोनों चीजें जरूरी है। कोई इलेक्शन के लिए आपसे कोई चंदा लेता है, नहीं लेता है। कोई इलेक्शन के लिए आपसे फीस लेता है, नहीं लेता है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी में, जुडिशरी ने एक अभी कुछ साल पहले एक एक्ट आया था, उस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया था, जो जुडिशरी के इंडिपेंडेंस पे खतरा बन रहा था। क्या है वो एक्ट, कौन सा एक्ट है? नाउ लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, अभी वाला एक्ट, अभी वाला जो हमने केस पढ़ा है वो पीछे वाला केस, ठीक है, कि पार्लियामेंट पे पूरी पावर नहीं है। अब बैठे बैठे अपने आप शाम को बैठे हैं, सोच रहे हैं कि काम करते हैं 368 को अमेंड कर देते हैं, उसको अपने आप खुद ही पावर ले लेते हैं, वो नहीं होगा। पावर पार्लियामेंट की जो है वो लिमिटेड है। दूसरा, इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, ये अच्छा केस था। तो इस केस को बोला गया कि भाई हर किसी के पास जस्टिस का इफेक्टिव एक्सेस होनी चाहिए यार, न्याय मिलने के लिए, न्याय के रास्ते पे बहुत ज्यादा कठिनाई ना हो,
तो नालसा कराओ, सब कुछ बनाओ, सारे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाओ, ताकि सब लोगों को न्याय मिल सके। नेक्स्ट आ गया प्रिंसिपल्स और एसेंस अंडरलाइंग द फंडामेंटल राइट्स। भले ही फंडामेंटल राइट्स बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट हों और संविधान उनको पार्लियामेंट उनको उसको ना हटा पाए, ठीक है, पर ऐसे कुछ सिद्धांत होने चाहिए, ऐसे एसेंस, ऐसी फीलिंग जो फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन करती है, उसको अंडरलाइन करती है। साहब ऐसा क्यों है? देख रहे हो आर्टिकल 15 अनटचेबिलिटी का जो एक्ट, जो भाई ये एबॉलिशन है, तो ये क्या बता रहा है कि सब इंसान बराबर हैं, सारे इंडियन, सारे सिटीजन जो हैं वो एक समान हैं। वो किसी के पास ये डिसेबिलिटी ना हो जाए कि वो कहीं दुकानों में नहीं जा सकता है, वो कहीं किसी नदी से, किसी कुएं से पानी नहीं भर सकता है। तो कभी उस इंसान को ये मत फील कराओ कि यू आर नो वन, यू आर बीनीथ अस, तुम हमसे छोटे हो। नहीं, ये नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। तो पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल्स 32, 136, 141, 142, ये आर्टिकल्स क्या क्या कहते हैं? 142 तो इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ भी चुके थे कि सुप्रीम कोर्ट अपना डिस्कवरी वगैरह करवाने के लिए, कोई भी डॉक्यूमेंट मंगवाने के लिए अपनी पावर दिखा सकता है। 136 भी है, 141 भी है, 32 भी है। तो ये सारे के सारे जो चारों आर्टिकल्स हैं, पार्लियामेंट इसको छेड़ नहीं सकती है। इसको हो सकता है और बढ़ा दे और एम्पावर कर दे सुप्रीम कोर्ट को, पर इसको कम नहीं कर सकती है। इसको ये नहीं कह सकती कि नहीं तुम छोड़ दो, तुम्हारे ऊपर जुरिस्डिक्शन तुम्हारे ऊपर पूरे देश का नहीं है। इनसे कहते हैं नहीं नॉर्थ इंडिया के लिए है, साउथ इंडिया के लिए नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 226 एंड 227। 226 क्या है? 226 क्या है? रिट जुरिस्डिक्शन। नाउ रूल ऑफ लॉ हम पढ़ चुके, ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके बाद आपके बुक में 7th एडिशन में एक ऐसी टेबल दी हुई है। इस टेबल में 24 ऐसे केसेस की लिस्ट है, जो लिस्ट ये बता रही है कि इन जो ऐसे केस हुए थे, बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हुए थे, यहां से हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर का एक एवोल्यूशन दिखा है, कैसे कैसे आता गया है। सबसे पहला 1973 में आया था केस। तो इस केस ने तो धड़ाधड़ एक एक करके इसने कई सारे हमको फीचर पकड़ा दिए कि साहब ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, सब जरूरी है। तो क्या क्या निकला? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ऊपर रखना। इसके तुम सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है, सुप्रीमेसी पार्लियामेंट नहीं है ऊपर। सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, बता दिया एक एक करके उन्होंने सबको कि तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है, और जो पावर लेजिस्लेचर की है वो पावर एग्जीक्यूटिव की नहीं है, जो पावर जुडिशरी की है वो इन दोनों की नहीं है। सो पावर सेपरेट करो, सबके अलग अलग करो। रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये होनी चाहिए कि जो जनता चुन के भेजी है सरकार को, वो एक रिपब्लिक है, वो गणतंत्र है हमारा, उसका तो सम्मान कर लो। और डेमोक्रेटिक फॉर्म है हमारे गवर्नमेंट की, मतलब लोकतांत्रिक है, गणतंत्र है हमारे यहाँ, इसका सम्मान होना चाहिए, जनता की मैंडेट का सम्मान होना चाहिए। नाउ सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, के धर्म निरपेक्षता ये होनी चाहिए, किसी धर्म को ऊपर मत बिठा देना, किसी को नेग्लेक्ट मत कर देना कि नहीं तुम्हारी जरूरत नहीं, हमको जाओ यहां से। फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि सेंटर और स्टेट्स की भी औकात है, स्टेट्स का सम्मान करते रहना। ऐसा नहीं स्टेट्स को बोल दिया तुम छोटे भाई चुप ही रहो, हटो यहां से, तुम्हारी जरूरत नहीं हमको। तो ये फेडरल कैरेक्टर बहुत जरूरी है, ताकि हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स, जो हमारे प्रोविंसेस हैं, जो हमारे स्टेट्स हैं, जो हमारे प्रांत हैं, इनका भैया स्ट्रक्चर बना रहे, ये अपना अपना अपने आप से काम करते चलें, रोजमर्रा इनका भी सरकारें चलती रहें, एडमिनिस्ट्रेशन होता रहे। सॉवरेंटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया ये होना ही चाहिए स्ट्रक्चर का पार्ट। तो ये नहीं होगा तो क्या ही होगा? तो फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, के इंडिविजुअल का सम्मान, इंडिविजुअल का पर्सनल प्राइवेट, बिल्कुल जैसे कहते हैं कि मेरे इंडिविजुअल की सॉवरेंटी, मेरी अपने आप पे मेरा अधिकार है कि नहीं। जो साडा हक गाना है, साडा हक एथे रख, तो उस गाने में क्या है कि मतलब तुम लोगों का मुझसे भी ज्यादा हक है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। मेरे ऊपर मेरा ही अधिकार चलेगा, मैं जो चाहूंगा मैं वही करूंगा, मेरी मर्जी। नाउ मैंडेट टू बिल्ड अ वेलफेयर स्टेट, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो आपके पास जो डीपीएसपी है, ये डीपीएसपी आपको एक मैंडेट दे रहा है, आपको एक दिशा दिखा रहा है कि हमको एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करवा के माननी है, चाहे इस सरकार में बने, चाहे अगली सरकार में बने, चाहे उसके अगले बने। जब तक नहीं बनेगा हम उसके लिए अग्रसर रहेंगे, हम उसकी तरफ काम करते रहेंगे, ये बोला गया। पार्लियामेंट्री सिस्टम, कि पार्लियामेंट का सम्मान कर लो, भले ही तुम्हारे पास 400 सीटें हैं, मान लिया ठीक है, पर भैया थोड़ा सोचो यार, पार्लियामेंट बहुत जरूरी है। तो इस समय तो खैर 400 सीटें थी नहीं, पर बाद में आई थी 400 सीटें। तो कुल मिला के ये है कि भले मेजोरिटी है,
पर पार्लियामेंट्री सिस्टम का सम्मान करो। लोकसभा में और भी लोग हैं, उनकी बात भी सुनो, अपोजिशन है, माइनॉरिटी है, कोई भी लोग हैं, उनका दर्द सुन लो, उनकी बातें सुन लो, इसीलिए तो वो आए हैं चुन के, नहीं तो फिर क्यों ही बैठे हैं वो, फिर तो आप बस करते रहो अपना काम। तो और बोला नेक्स्ट वाले केस में इंदिरा नेहरू गांधी जी का केस हुआ था कि इंडिया एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, इस पे मत चर्चा करो हमसे, ये बात सॉलिड है, इसको हम सीमेंट कर चुके हैं। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, सबको बराबरी, सबको इक्वालिटी मिले, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस मिले और अपॉर्चुनिटी मिले कहीं भी इलेक्शन में खड़ा होने की, कोई भी चीज हासिल करने की, कहीं और किसी जॉब पोस्टिंग कुछ भी पाने की, अपना धर्म निरपेक्षता की अगेन बात हो गई, सेक्युलरिज्म एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड रिलीजन, ये बोला गया। गवर्नमेंट ऑफ लॉज एंड नॉट ऑफ मेन, ठीक है, ये सरकार होगी, ये कानूनी सरकार होगी, कानून की सरकार होगी, ना कि लोगों की सरकार है, जो लोग बस वही सरकार हैं जो लोग हैं, नहीं, उस गद्दी का सम्मान है, उस गद्दी को जो पावर मिली है बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज ऑफ द रूल ऑफ लॉ, उसका सम्मान है, ना कि गद्दी पे बैठे हुए इंसान का। जुडिशियल रिव्यू, कि जुडिशियल रिव्यू पार्ट है हमारा, हम चाहेंगे उस एक्ट को उठा लेंगे, हम पकड़ लेंगे कि हमें जरूरी है ये। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस विच इज इम्प्लाइड इन द डेमोक्रेसी, क्यों नहीं होगा ये, मतलब यही नहीं हो तो फिर है ही क्या, कि हमारे चुनाव भी जो हो रहे हैं वो उनमें घपला हो रहा है, तो फिर आगे क्या ही होगा। अगला केस आ गया, लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, लिमिटेड पावर, हर चीज नहीं कर सकते आप, याद है ये केस अभी पीछे पड़ा था। जुडिशियल रिव्यू हमारा है, हार्मनी है दोनों के बीच में, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में। फिर इसके बाद ऐसे 24 केसेस हैं, मैं हर एक केस को यहां बता नहीं सकता वरना मेरा बहुत टाइम चला जाएगा और आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो सेंट्रल कोल फील्ड्स एक्ट एक केस हुआ था कि इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस होनी चाहिए भैया, लोगों को न्याय मिल पाने का रास्ता मिले। फिर प्रेस सिंह जी केस हुआ था, वेलफेयर स्टेट, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस मिलनी चाहिए हमको, भीम सिंह जी केस, सॉरी। एसपी संपत कुमार केस, रूल ऑफ लॉ जुडिशियल रिव्यू, अगेन वही बात हुई, रूल ऑफ लॉ जुडिशियल रिव्यू, अगेन वही बात हुई। संभमूर्ति का दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन केस, पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल्स 32, 36, 141, 142, ठीक है, ये एक्ट इंपॉर्टेंट हो गया। नाउ कम्स इंदिरा सोनी केस, इंदिरा सोनी केस पॉपुलरली नोन एज द मंडल केस, इसमें रूल ऑफ लॉ की बात हुई। ये किसके अराउंड है ये केस, कोई एक इंपॉर्टेंट देश में एक ऐसा टॉपिक है, बर्निंग टॉपिक है, जिसके ऊपर हर समय कुछ ना कुछ चर्चा होती रहती है, तो उसके अराउंड ये केस था। कुमार पद्म प्रसाद केस, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस। फिर की हो तो होलोहान केस, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्ट्रक्चर, ये हमारा है, ये होना चाहिए। ये क्या था, डिफेक्शन केस था, अच्छा ठीक है। रघुनाथ राव केस, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, इजी, ये भी इजी है। नाउ कम्स एसआर बोम्मई केस 94, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, यूनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, सोशल जस्टिस, जुडिशियल रिव्यू, सारी बातें जो अभी तक हम पीछे भी देख रहे हैं, बोम्मई केस में सारी की सारी बातें को दोबारा उठाया गया। चंद्र कुमार केस में पावर ऑफ द हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 226 एंड 227। फिर इंदिरा सोनी 2 केस, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, ये भी लगाया गया, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारा ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस 2002, इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम जरूरी है। कुलदीप नायर केस, डेमोक्रेसी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। एम नागराज केस, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। IR कोहेलो केस, इसके ऊपर क्वेश्चन आ रखा है, नोन एज द 9th शेड्यूल केस, के 9 शेड्यूल केस में 9 शेड्यूल की वजह से जितना जो आफत मची हुई है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। अब भाई कोहेलो केस में क्या बोला गया था कि रूल ऑफ लॉ जरूरी है, सम्मान करना, पावर्स का सेपरेशन जरूरी है, प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द फंडामेंटल राइट्स जरूरी है, जुडिशियल रिव्यू जरूरी है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी जरूरी है, सबका सब जरूरी है, इसमें कुछ नहीं बचना चाहिए। राम जेठमलानी केस, इन साहब ने केस किया था, तो सुप्रीम कोर्ट की पावर पे ही क्वेश्चन था आर्टिकल 32 के तहत। फिर नमित शर्मा केस, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। मद्रास बार एसोसिएशन केस, जुडिशियल रिव्यू, पावर ऑफ द हाई कोर्ट्स, बस ठीक है, ये हुआ। फिर आएंगे हमारे कुछ इसका क्रिटिसिज्म। तो हमारे जो वीपी साहब हैं, इन वीपी साहब ने अभी हाल में एक बात बोली थी, इन्होंने बोला था कि ये डॉक्ट्राइन का क्यों है यार, ये डॉक्ट्राइन क्यों आप इसको इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो, ये संविधान में तो कहीं लिखी नहीं है, ये इन जजेस ने अपने आप बना ली है। तो इनका कहना है कि ऐसा एक टेस्ट बनाने से इन्होंने क्या किया है, जो कहीं भी इसका भी कहीं कहीं इसका उत्थान नहीं है, कहीं इसका मेंशन नहीं है। ये एन आर्ग्यूमेंट इज मेड दैट द जुडिशरी इज एंक्रोचिंग ऑन द पार्लियामेंट्स पावर्स। ये बोल रहे हैं कि ऐसा करने से, कोई ऐसा टेस्ट बनाने से जुडिशरी जो पार्लियामेंट की पावर है, ये पार्लियामेंट की पावर है,
तो जुडिशरी यहां है। अब जुडिशरी ने अपना दायरा बढ़ा लिया है, ये जुडिशरी हो गई है। तो जुडिशरी यहां घुस गई है पार्लियामेंट के एरिया में, और ये पार्लियामेंट इनका कहना है कि ये जुडिशियल ओवर रीच है, कि जुडिशरी बहुत ज्यादा आगे बढ़ती जा रही है, ये गलत है। अब ऐसे ही एक साहब थे हमारे राजू रामचंद्र जी, तो इन्होंने बोला कि ऐसा है, ऐसी जो पावर है, ये पावर बहुत ही ज्यादा, बहुत जैसे कहते हैं ना, ये पावर एकदम एब्सोल्यूट है, ये पावर बहुत ही एनार्की पैदा कर देगी, ये पावर गलत है। ये ऐसे जजेस जो चुन के नहीं गए हैं, अनइलेक्टेड, सिलेक्टेड हुए हैं, सिलेक्ट हुए हैं जरूर, वो जुडिशरी ने सिलेक्ट किया है एग्जाम से पास करके, इंटरव्यू से पास करके, पूरा एचजेएस प्रोसेस से, एचजेएस एग्जाम इन्होंने क्वालिफाई किया है। तो ऐसे अनइलेक्टेड जजेस जो जनता की मंजूरी के बिना गए हुए हैं, वो जनता के ऊपर बैठ के ऐसे कई सारे कानून जो जनता के हित में सरकार ने बनाए हैं, वो जुडिशरी ने उनको निरस्त कर दिया। तो ये चीज जो है ये एंटी डेमोक्रेटिक है और काउंटर मेजोरिटेरियन है। मतलब मेजोरिटी, सरकार ने एक बिल पास किया, एक्ट बनाया, अब उस मेजोरिटी सरकार के एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने नलिफाई कर दिया, तो ये उस मेजोरिटी का ही सम्मान नहीं रहा, उस मेजोरिटी का ही हैसियत पे क्वेश्चन उठा दिया गया कि ये क्या मेजोरिटी है, गलत है तो गलत है। तो इसलिए इन साहब का कहना है कि ये जो है अनइलेक्टेड जजेस की एक टिरेनी है। और आपको याद होगा कि हमारे लेट श्री अरुण जेटली जी, जो हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो इन्होंने एक लाइन बोली थी, इन्होंने भी बोला था कि ये जो है इन्होंने एक केस के दौरान, एक केस की सुनवाई हुई, वो केस खत्म हो गया और वो केस बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो उस केस की सुनवाई के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने उस एक्ट को निरस्त कर दिया पूरे के पूरे, तो इन्होंने बोला था कि ये अनइलेक्टेड की टरेनी है, ये बिना चुने हुए लोगों की तानाशाही है। हम चुन के बैठे हैं, हम सत्ता में आए हैं, हमको सरकार ने, हमको जनता ने हमको मैंडेट दी है, हमको जनता ने आशीर्वाद दिया है कि हम बैठे हैं यहाँ पे और हमारे लिए कानून बनाए जाए। तो इन लोगों ने क्या किया है, इन जजेस ने हमारे उस बनाए हुए कानून को इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया, जीरो कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया। अब वो पता किस केस के लिए कहा था, जिस केस में जजेस कॉलेजियम के ऊपर क्वेश्चन उठ रहा था, अभी हाल का केस है, वो 5 साल पुराना केस है, वो बहुत पुराना नहीं है। अगर वो केस आपको याद हो, उस केस का नाम बताना मुझे क्या है वो, ठीक है। उसमें कमीशन भी बनाना है, उसमें कुछ और बड़े बड़े जूरिस्ट भी बैठेंगे, ऐसा कुछ होना था, ठीक है। अब याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक। सो नेक्स्ट कम्स एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फैक्ट ये है कि पता है क्या होता है, कई बार ऐसे क्रिटिक्स होते हैं जो कुछ पहले तो बोलते हैं कि नहीं गलत है, गलत है, गलत है, बहुत गलत है, बहुत गलत है, बाद में वो पलट जाते हैं, बाद में कहते हैं अरे सही तो था, सही था वो, हम फर्जी उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे। जैसे कृष्ण स्वामी जी ने अपनी किताब में मेंशन किया ये बात, तो इन्होंने कहा है कि ऐसे कई सारे स्केप्टिकल लोग होते हैं जो पहले बोलते हैं नहीं खराब है, गलत है, बेकार है, अच्छा है, बाद में वो खुद ही कहते हैं ओ बेस्ट था, बढ़िया चीज है। एग्जाम्पल के तौर पर अभी वाले सीजेआई जी के जो पिताजी थे जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ जी, तो इन्होंने क्या किया था, ये माइनॉरिटी बेंच में थे, जो 7-6 की जो जजमेंट थी ना, 7-6, तो पहले वाईवी चंद्रचूड़ जी यहां थे, अब 6 में माइनॉरिटी में ये हार रहे थे, मतलब ये नहीं मान रहे थे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट। पर बाद में जब बाद की रूलिंग आई, तो चंद्रचूड़ जी ने बोला कि भाई डॉक्ट्राइन तो बहुत जरूरी है पार्लियामेंट की पावर को लिमिट करने के लिए। तो कुल मिला के आप देख रहे हो कि भाई चंद्रचूड़ जी जो पहले माइनॉरिटी बेंच में बैठे हुए थे केशवानंद भारती केस में, इन्होंने बोला उस समय पे कि स्ट्रक्चर अभी समझ में नहीं आ रहा है, ये गलत बात है, इसको मत, हम इसके साथ नहीं है, हम माइनॉरिटी बेंच में हैं, हम दूसरी बात करेंगे। तो लेकिन बाद में कुछ सालों बाद इन्हें समझ में आ गया चंद्रचूड़ जी को। आज तभी मैं कहता हूं हमेशा माइनॉरिटी बेंच का जो ओपिनियन होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, डिसेंटिंग वॉइस का ओपिनियन, क्योंकि डिसेंट कल्पना करता है एक ऑल्टरनेटिव फ्यूचर की। आज एक जज कन्विंस है, कल और भी हो सकते हैं। आज एक जज खड़ा हो गया, बाकी 3 जजेस 4 जज के बीच में खड़े होकर कहता है कि नहीं मैं सहमत नहीं हूं आपकी बात से, और जजमेंट आता है 4-1, एक जज अगेंस्ट है, 4 जज साथ में है, तो वो एक जज जो डिसेंटिंग वॉइस दे रहे हैं। जैसे सबरीमाला वर्डिक्ट में जो डिसेंटिंग ओपिनियन है वो है जस्टिस श्रीमती इंदु मल्होत्रा जी की, तो अकेली एक महिला जज ने ही
डिसेंटिंग वॉइस दी हुई है सबरीमाला एक्ट में, भाई सबरीमाला केस में। और सबरीमाला केस में वो जो जजमेंट था, वो जजमेंट था इन फेवर ऑफ विमेन, और जो डिसेंटिंग ओपिनियन दी गई वो दी ओनली एक फीमेल जज ने। देख रहे हो आप कितनी बड़ी बात है ये। और डिसेंटिंग ओपिनियन जो उनकी है इतनी खूबसूरत है, और सबरीमाला केस इतना इंपॉर्टेंट है कि उसको बाहर के देशों के सुप्रीम कोर्ट्स भी अपने जजमेंट में साइट करते हैं, रेफरेंस लेते हैं कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने जो 2018-19 में जो दिया है सबरीमाला वर्डिक्ट, दैट इज सो ग्रेट, दैट इज सो मैग्नानिमस कि हम उसको यूज करेंगे अपने आप ही। ऐसे बोलते हैं बाहर के सुप्रीम कोर्ट के जजेस। उसमें जो डिसेंडिंग ओपिनियन है इंदु मल्होत्रा जी की, इतनी बढ़िया डिसेंडिंग ओपिनियन है कि हम इंसान हैं, हम फेथ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं, चाहे जो हो जाए। वो फेथ किसी इंसान का अपने इष्ट देव से है, उसके बीच में हम नहीं आ सकते हैं, हम गलत हैं। और अकेली महिला ने इस बात का विरोध किया था कि महिलाओं को सबरीमाला जो भाई वो जो टेंपल है उस डीटी के मंदिर में जाने की अनुमति है कि नहीं है। सोचो इतनी बड़ी बात होती है। अब यहाँ पे वाईवी चंद्रचूड़ जी जो पहले माइनॉरिटी बेंच में थे, स्ट्रक्चर को नहीं मान रहे थे, बाद में बोलते हैं अरे बहुत बेस्ट था, बढ़िया चीज थी, ये जरूरी था। ये था हमारा स्ट्रक्चर का चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो होगा 7th एडिशन में। 7th एडिशन जो है इसमें जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 का तीसरा चैप्टर, 3rd चैप्टर, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई कीजिए, इस हफ्ते के टेस्ट की तैयारी कीजिए, और अगले हफ्ते से पार्ट 2 शुरू होगा। ठीक है, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड लक।